नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल TG2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये स्पेशल क्वेश्चन है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को आप सब ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आप सब स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बेसिक डी ऑर्सनल गैल्वेनोमीटर को यंत्र के साथ समांतर क्रम में एक छोटे प्रतिरोध जोड़कर एमीटर में परिवर्तित कर दिया जाता है तो रेजिस्टेंस क्या कहलाता है। डी ऑर्सनल गैल्वेनोमीटर है और इसमें लो मान का रेजिस्टेंस जो है उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसे एमीटर में वो परिवर्तित हो जाता है। तो जो रेजिस्टेंस जिसका मान छोटा था पैरेलल में जोड़ा गया था उसे क्या बोलते हैं तो शंट बोलते हैं। अब ये शंट क्या है तो शंट किससे बनता है तो शंट जो है यह मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेनस जिसे हम यूरेका बोलते हैं इन्हीं दो वायरों से ये बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है इन्हीं दोनों से क्योंकि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट मैग्नीन और यूरेका का होता है ये 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अब इसमें शंट ये है तो फिर शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला बनता क्या है इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका शंट रेजिस्टेंस RSH इक्वल टू RM अपन M-1 होता है। शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू RA अपन M-1 हो जाएगा। RA जो है यह इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और M जो होता है M इक्वल टू I अपन IA होता है। ये मीटर का रेंज है और IM जो है यह फुल स्केल डिफ्लेक्शन FSD होता है। तो ये जो है शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। इसी तरीके से एक मल्टीप्लायर्स का भी फार्मूला होता है। जब हम वोल्ट मीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं तो वह मल्टीप्लायर्स बन जाता है और उस मल्टीप्लायर्स का रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए RM इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस RA कोष्ट में M-1 हो जाता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये मल्टीप्लायर्स का रेजिस्टेंस है और फिर M का मान यहाँ क्या रखेंगे तो M इक्वल टू यहाँ रखेंगे V अपन VM हो जाएगा। फिर यहाँ पे VM जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये रहा मल्टीप्लायर्स का रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे आंसर जो होगा शंट होगा, याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है सेकंड नंबर कि BJT के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। BJT का कंडीशंस दिया गया है आपको चारों ऑप्शनों में, इसमें चुनना है कि कौन उसके लिए स्टेटमेंट सही नहीं है। अब BJT की बात किया जाए तो BJT में टर्मिनल के रूप में एक एमीटर होता है, इसके बाद एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। ये इसके 3 टर्मिनल होते हैं। इसके बाद यहाँ पे J1 जंक्शन बनता है और यहाँ पे J2 जंक्शन बनता है। तो कहा जाता है कि BJT में PN जंक्शन की संख्या कितनी हुई 2 हो जाती है। फिर इसमें पूछा जाता है कि लेयर कितनी होती है, परत जिसे बोलते हैं 1 2 3 3 लेयर हो जाती है। फिर इसमें पूछा जाता है कि डिप्लेशन लेयर कितनी होती है। तो देखिए, किसी भी डिवाइसेस में जितने PN जंक्शन बनते हैं उतने ही डिप्लेशन लेयर भी होती है। तो यहाँ पे जंक्शन J1 है और यहाँ पे जंक्शन J2 है तो यही डिप्लेशन लेयर भी होती है। तो इसमें डिप्लेशन लेयर भी कितनी होगी 2 होगी। अब इसके बाद डोपिंग में आप आएंगे तो डोपिंग के हिसाब से देखेंगे तो एमीटर की डोपिंग जो होती है वो हाई होती है। इसके बाद एमीटर से थोड़ी सी कम कहें यानी मॉडरेट कहें तो वो कलेक्टर की होती है, मॉडरेट डोपिंग होती है। और
ये बेस है, बेस की डोपिंग जो होती है वो लो डोपिंग होती है, कम, सबसे कम डोपिंग होती है। इसके बाद क्षेत्रफल में आप सब देख ही रहे होंगे, कलेक्टर रीजन का क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा है, इससे कम जो है एमीटर का है और सबसे कम बेस का है। डोपिंग भी हमने बता दिया और क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से भी इसमें हमने बता दिया। अब ऑप्शन पे आइए, पहला जो कह रहा है कि कलेक्टर रीजन का क्षेत्रफल उत्सर्जक से बड़ा होता है, कलेक्टर का रीजन उत्सर्जक यानी एमीटर से बड़ा है, बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि कलेक्टर रीजन में मादन स्तर यानी डोपिंग स्तर किसमें, कलेक्टर में उत्सर्जक के मादन की तुलना में अधिक होता है। कलेक्टर में डोपिंग जो है रीजन में मादन स्तर उत्सर्जक के मादन स्तर की तुलना में अधिक होता है, ये भी बात सही है, क्योंकि डोपिंग जो एमीटर की होती है ना वो कलेक्टर से ज़्यादा होती है। चूंकि यहाँ पे कलेक्टर रीजन में डोपिंग कह रहा है कि उत्सर्जक से अधिक होती है, ये उल्टा लिख रहा है दोस्त, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में ऑप्शन 2 में कि कलेक्टर रीजन की जो डोपिंग होगी वो एमीटर से अधिक होगी, जबकि ये अपोजिट कह रहा है, तो यही गलत है ऑप्शन बी, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन, बेस पतला होता है, तो देखिए बेस लेयर यहाँ पतला है, बिल्कुल ये भी सही है। और डी जो ऑप्शन है कि बेस रीजन मामूली मादित होता है, हल्का डोपिंग बेस की होती है, तो ये भी बात सही है। डी ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसका गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि चिकित्सा प्राथमिक उपचार में DRAM का पूर्ण रूप क्या है। DRAM आप फर्स्ट एड में पढ़े होंगे, ABC जिसे हम कहते हैं एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, इसी को जोड़ में ये बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए DRAB कह दिया, तो यहाँ A और B है, यही सेंस है, मतलब एयरवे ब्रीदिंग है, क्लियर। D जो है ये डेंजर है और R जो है रिस्पॉन्स है, तो पूरा इसका क्या हुआ, D से डेंजर हो जाएगा, R से रिस्पॉन्स हो जाएगा और A से एयरवे हो जाएगा और B से ब्रीदिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए जो देख रहे हैं आप, इसमें डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीदिंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर कि DC मशीन के आर्मेचर का लिमिनेशन क्यों किया जाता है। लिमिनेशन का मतलब होता है कि DC आर्मेचर में हम जो पत्तियों को डालते हैं, उन पत्तियों को पतला पतला करके उसमें स्थापित करना, यानी ऐसा करने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे एडी करंट लॉस कम हो जाता है। तो लेमिनेशन करने का मतलब होता है एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करना, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हिस्टेरिसिस लॉस को कम करना रहता तो हम हिस्टेरिसिस मटेरियल का प्रयोग करते, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते। अब एडी करंट लॉस का फार्मूला होता क्या है, तो WE बराबर BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर इंटू V हो जाता है। BM जो है मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व है, F जो है फ्रिक्वेंसी है, T जो है उस लेमिनेशन कोर की मोटाई है और V जो है उस कोर का आयतन है। पूछा जाता है बार बार कि इसमें जो फ्लक्स घनत्व है वो किस रूप में होता है, तो ये याद रखिएगा मैक्सिमम फ्लक्स के रूप में होता है। इसके बाद हिस्टेरिसिस लॉस जो कि ऑप्शन सी में देख रहे होंगे, हिस्टेरिसिस लॉस का फिर फार्मूला क्या होता है, तो हिस्टेरिसिस लॉस WH बराबर ईटा BM के पावर 1.6 इंटू V होता है। BM वही मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व, F इंटू V, और ये जो है F फ्रिक्वेंसी है और V जो है कोर का आयतन हो जाएगा। ईटा जो है स्टेनमेज ने ये इक्वेशन दिया था, तो उन्होंने ही अपने नाम पर इसे स्टेनमेज कांस्टेंट भी बोला करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेहतरीन है प्यारे साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन कि यदि क्यूसेक पॉइंट को लोड लाइन के मध्य बिंदु के निकट
के रूप में सेट किया जाता है तो वो कैसा एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर यदि आप क्लास के रूप में कहें तो कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर और क्लास डी एम्पलीफायर। अब इसको लोड लाइन के रूप में बताना है कि ये है क्या, तो देखिए यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा, यही लोड लाइन है। अब लोड लाइन के अगर एकदम मिड में क्यूसेक पॉइंट आता है तो यह जो एम्पलीफायर है यह ए टाइप का एम्पलीफायर होगा। यदि इसको कट ऑफ लाइन बोलते हैं, यदि क्यू पॉइंट कट ऑफ पॉइंट पर आता है इस पॉइंट पर, तो यह एम्पलीफायर जो होता है वो बी एम्पलीफायर होता है। क्लियर। इसके बाद कट ऑफ पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ही ऊपर यदि क्यू पॉइंट आता है तो यह जो होता है ए बी एम्पलीफायर। और यदि कट ऑफ पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, जिसे हम निगेटिव रीजन भी बोलते हैं, इसमें आता है, ध्यान रखिएगा, कट ऑफ पॉइंट यानी बी वाले पॉइंट से नीचे आता है तो यह जो होगा सी टाइप एम्पलीफायर होगा। प्रश्न पूछा है लोड लाइन के मध्य में कौन सा एम्पलीफायर हुआ, ए एम्पलीफायर हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट डॉट की स्थिति में प्रतिरोध का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। किस स्थिति में रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो निगेटिव की बात किया जाए तो इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जितने भी हमारे कंडक्टिव मटेरियल हैं वो सब के सब पीटीसी के अंतर्गत आते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अब इसमें आएगा कौन, एग्जाम्पल होना चाहिए, तो इसमें कॉपर ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, ये सभी के सभी पीटीसी के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद एनटीसी, अब पीटीसी का प्यारे साथियों एक और नाम होता है, इसे हम सेंसीटर भी बोला करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब आएगा एनटीसी, एनटीसी को बोलते हैं निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसमें कौन कौन से मटेरियल आएंगे, तो जितने भी सेमीकंडक्टर हैं और जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल हैं सब के सब एनटीसी के अंतर्गत आएंगे, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसका जो नाम होता है दूसरा वो थर्मिस्टर होता है। क्लियर। अब इसमें एक और आता है ZTC, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट वह आते हैं जिन पर टेम्परेचर का इफेक्ट न पड़ता हो। तो इसमें हम यूरेका ले लेते हैं और एक मैग्नीन ले लेते हैं। यूरेका का दूसरा नाम कॉन्स्टेंटेनस भी होता है, इसको भी आप सब जरूर याद रखेंगे। यूरेका और मैग्नीन जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग स्टार्टर में भरपूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर कि मेटल हैलाइड लैंप कैसा है। मेटल हैलाइड लैंप किस प्रकार का लैंप के अंतर्गत आता है, तो ये गैस डिस्चार्ज लैंप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 8 नंबर कि यूजेटी यानी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर नैज प्रतिरोध अनुपात का मान क्या होता है। अब यूजेटी है तो यूजेटी में कंडीशंस हैं, आप इसको फुल डिटेल देखिए। यूजेटी की बात किया जाए तो यूजेटी में इसका सिंबल्स की बात किया जाए तो ये ऐसे होता है, यहाँ पे बेस 1 हो जाता है, यहाँ बेस 2 हो जाता है और यहाँ एमीटर हो जाता है। तो बात किया जाए यहाँ पे एमीटर की, तो एमीटर कितने हुए यूजेटी में, बेस 1, बेस 2 और एमीटर, यानी टर्मिनल यूजेटी में कितने हुए, 3 हो गए। क्लियर। इसके बाद इसमें पीएन जंक्शन की बात किया जाए तो पीएन जंक्शन 1 बनता है। लेयर की बात किया जाए तो इसमें लेयर जो होंगे वो 2 होते हैं। इसके बाद ये कौन सी डिवाइस के अंतर्गत आता है, तो यूजेटी जो होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है। और
ये निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर रखता है। इसका प्रयोग रिलैक्सेशन में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे नेज प्रतिरोध की बात किया जाए तो 0.5 से 0.8 के आसपास नेज रेजिस्टेंस का रेशियो होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.5 से 0.8 तक। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसको आप सब ध्यान से जरूर देखेंगे। 0.1 ओम प्रतिरोध का मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट 400 मिली एम्पियर का पूर्ण पैमाना विक्षेपण देता है। बताइए कि मीटर का उपयोग 20 एम्पियर तक की विद्युत धारा के रूप में करने के लिए इसे कैसे किया जाएगा। आप सब आंसर करेंगे, इसका होगा क्या। इसका हमने ऊपर में क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में ही कराया था, तो इसका आपको फार्मूला बताया था। शंट रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात किया गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी जिसे हम आरए बोलते हैं, ये 0.1 दिया गया है। इसके बाद 400 मिली एम्पियर, ये आईएम का मान है जिसे हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। और सिर्फ आई का जो मान होता है वो 20 एम्पियर दिया गया है। शंट रेजिस्टेंस RSH इक्वल टू RA इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन M-1 हो जाएगा। क्लियर। अब M का मान कैसे हम निकालते हैं, तो M इक्वल टू I अपन IM फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है। अब ये I जो है देखिए यहाँ पे 20 मिली एम्पियर है, तो 20 अपन IM फुल स्केल डिफ्लेक्शन 400 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे 400 और मिली एम्पियर के बदले में ऊपर 3 जीरो लगा देंगे। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। यानी RM का मान कितना आ गया, 50। अब यहीं पे हम रखेंगे, सॉरी M का मान 50 है, M का। अब यहाँ पे RA का मान देखिए यहाँ पे दिया है 0.1 अपन M का मान कितना है, 50। अब माइनस फार्मूले में 1 है तो -1, तो 0.1 अपन 49 कर देंगे। 0.1 अपान 49, अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपान 490 लिख सकते हैं। क्लियर। अब एक में 490 से भाग देना है, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा तो जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा तो फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे। तो देखिए ऊपर वाला 1000 हो गया और नीचे जो है 490 है। लगभग 2 बार में करेंगे तो ये 980 हो जाएगा, यानी पहली बार 2 जाएगा। अब यहीं पे आंसर हमको मिल गया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 0.002 ओम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में कितने लिंब होते हैं। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में लिंब की संख्या कितनी होती है। अब लिंब की बात किया जाए तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है प्यारे साथियों, वो सैंडविच वाइंडिंग होती है। क्लियर। और इसमें यही लिंब है, लिंब 1, लिंब 2 और लिंब 3 होता है। अब इसमें सैंडविच वाइंडिंग होती कहाँ है, तो सेंटर लिंब पर ही सैंडविच वाइंडिंग होती है। और इसमें चुंबकीय पाथ की बात किया जाए तो कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 पूछा जाता है। इसमें मैग्नेटिक पाथ की जो संख्या होती है वो 2 होती है। लिंब की संख्या पूछा है तो 3 होगी। अगर योक की संख्या पूछता तो 2 होती। योक में कौन आता है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट योक में आता है। सैंडविच वाइंडिंग का मतलब होता है लो वाइंडिंग, इसके बाद हाई वाइंडिंग, इसके बाद फिर लो, ऐसे करके जो वाइंडिंग की जाती है वो सैंडविच वाइंडिंग होती है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि इसके बेस के जो पास वाली वाइंडिंग होती है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है, और बेस के दूर जो वाइंडिंग होती है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। फिलहाल यहाँ लिंब की संख्या पूछा था तो ऑप्शन हम डी करेंगे, 3 हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब ज़रूर प्लीज़ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ
जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द सिर्फ न्यूमेरिकल के पार्ट आएंगे, तो आप सब ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।